नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। आज हम एक ऐसी कविता की दुनिया में उतर रहे हैं जो कागज और बांस की पतली कमानी से कहीं आगे जाती है। ये बचपन की बेखौफ उड़ान और सपनों के आकाश की कहानी कहती है। हमारे सामने है कवि आलोक धनवा की मशहूर कविता पतंग का एक अंश। और ये अंश अपने आप में पूरी दुनिया समेटे हुए सच में। आज हमारी कोशिश सिर्फ इसके शब्दों को समझने की नहीं होगी, बल्कि उस एहसास को पकड़ने की होगी जिसे आलोक धनवा ने बुना है। वो एहसास जब दुनिया की सारी दिशाएं मतलब संगीत बन जाती हैं और आसमान सिर्फ एक सीमा नहीं बल्कि एक संभावना नजर आता है। और आलोक धनवा की बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि वो हिंदी साहित्य के कह सकते हैं एक अनूठी किरदार हैं। बिल्कुल, एक ऐसा कवि जिसने 70 के दशक में अपनी कुछ ही कविताओं से धूम मचा दी थी, लेकिन जिनका पहला और एकमात्र कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है लगभग 26 साल बाद 26 साल, हाँ, 1998 में छपा। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। 1972 में जनता का आदमी जैसी कविता लिखकर जो कवि युवाओं का चेहरा बन गया, वो इतनी लंबी खामोशी क्यों अख्तियार कर लेता है? यही तो, इतना लंबा अंतराल। आलोचक कहते हैं कि शायद शुरुआती प्रसिद्धि और उम्मीदों का दबाव था। पर मैं जब भी पतंग कविता को इस नजरिए से पढ़ता हूं तो मुझे एक और परत दिखाई देती है। ये कविता जो बिना डरे उड़ने, किनारों तक जाने और गिरने के बाद और निडर होकर उठने की बात करती है। क्या ये कहीं ना कहीं कवि के अपने अंदर के संघर्ष का आईना हो सकती है? ये एक बहुत गहरा और जरूरी एंगल है। एक तरफ समाज की उम्मीदों का बोझ और दूसरी तरफ एक कवि की आजाद उड़ान भरने की कड़प। बिल्कुल सही। उनकी कविताएं अक्सर व्यवस्था के खिलाफ एक तरह की मासूमियत भरी बगावत दिखाती हैं। हो सकता है कि इतने साल कम लिखकर और सामाजिक सांस्कृतिक कामों में ज्यादा सक्रिय रहकर वो अपने क्राफ्ट को उस बाजारवाद से बचा रहे थे जिसकी चपेट में आकर कई लेखक अपनी धार खो देते हैं। अच्छा, उनकी खामोशी शायद उनकी कला को बचाने का एक तरीका थी। वो इस कविता के बच्चों की तरह ही थे, अपनी शर्तों पर अपनी गति से दुनिया को जीतना चाहते थे। और शायद इसी ठहराव और गहराई की वजह से उनकी कविताओं में एक सादगी है, एक ताजगी है जो आज भी छू जाती है। चलिए इसी नजरिए से उनकी कविता पतंग की पहली पंक्तियों को देखते हैं। शुरुआत ही एक बड़े बदलाव का ऐलान करती है। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया, सवेरा हुआ। और फिर खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। क्या कमाल का बिंब है। हाँ, यहाँ सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा, पूरा माहौल, पूरी दुनिया की कैफियत बदल रही है। भादो यानी अंधेरा, उमस, बंदिशों का महीना, वो खत्म हो गया है। और जो नया सवेरा है वो सिर्फ लाल नहीं है, वो खरगोश की आंखों जैसा लाल है। मतलब उसमें कोमलता है। हाँ, खरगोश की आंखों में एक मासूमियत होती है, एक कोमलता, एक चमक और एक हल्की सी घबराहट भी। ये सवेरा वैसा ही है, ताजगी और ऊर्जा से भरा, पर साथ ही बहुत नाजुक, बहुत कोमल। बिल्कुल, ये प्रकृति का बच्चों को दिया गया एक इशारा है कि अब मैदान साफ है, आसमान तुम्हारा है। और फिर प्रकृति सिर्फ इशारा नहीं करती, वो तो एक किरदार बनकर मैदान में उतर आती है। हाँ, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। यहाँ शरद ऋतु कोई अमूर्त चीज नहीं है, वो एक नटखट बच्चा है जो साइकिल पर सवार होकर पूरी दुनिया को जगा रहा है। बच्चों का दोस्त है, उनका लीडर है। बिल्कुल, वो घंटी बजाकर पतंगबाजों के झुंड को बुला रहा है और कह रहा है, मैंने तुम्हारे लिए आकाश को मुलायम कर दिया है। हाँ, अब आओ और अपनी सबसे हल्की और रंगीन पतंग उड़ाओ। ये जो मानवीकरण है ना, ये कविता को एक कहानी जैसा बना देता है जिसमें प्रकृति और बच्चे मतलब एक ही टीम में हैं। तो प्रकृति ने मंच तैयार कर दिया है। अब आते हैं इस खेल के असली खिलाड़ी, बच्चे। कवि पतंग की बनावट बताते हैं, दुनिया का सबसे पतला कागज, बांस की सबसे पतली कमानी, सब कुछ नाजुक, हल्का। और फिर वो एक ऐसी पंक्ति लिखते हैं जो मुझे हमेशा हैरान करती है। कौन सी? जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पहली नजर में लगता है कि उनकी नाजुक त्वचा या कोमल शरीर की बात है, पर क्या इसका मतलब सिर्फ इतना ही हो सकता है?
मुझे लगता है ये गिरने और फिर बिना किसी शिकायत के उठ खड़े होने की क्षमता के बारे में है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक लचीलेपन यानी रेजिलियंस की बात है। और देखिए, कवि ने कपास शब्द ही क्यों चुना, रेशम या मखमल क्यों नहीं? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि कपास सिर्फ नरम नहीं होता, वो चोट को सोख लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। बच्चे भी अपनी असफलताओं को, अपनी चोटों को ऐसे ही सोख लेते हैं और 2 मिनट में सब भूलकर फिर खेल में लग जाते हैं। सही बात है। बड़े होकर हिसाब किताब में खो देते हैं। और जब ये कपास जैसे बच्चे छतों पर दौड़ते हैं तो एक और अद्भुत बिंब सामने आता है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मैं ये सोच रहा था कि ये सुनने का बिंब, ये ऑडिटरी इमेज कितना पावरफुल है। बहुत ज्यादा। दौड़ते हुए बच्चों के पैरों की धमधम से संगीत पैदा हो रहा है। उनका खेल कोई मामूली खेल नहीं, वो तो एक उत्सव है, एक कॉन्सर्ट है जिसमें सारी दिशाएं हिस्सा ले रही हैं। बिल्कुल। और मृदंग कैसा शब्द! मृदंग एक शास्त्रीय और मांगलिक वाद्य यंत्र है। इसका इस्तेमाल करके कवि बच्चों के खेल को एक पवित्रता और एक उत्सव का दर्जा दे रहे हैं। उनकी किलकारियां, उनके पैरों की आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसा संगीत रच रहे हैं जो जिंदगी के जश्न का संगीत है। ये कोई शोर नहीं है, ये एक लय है। और इसी लय में वो इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें खतरों का एहसास ही नहीं रहता। बिल्कुल, यहीं पर कविता का तनाव बढ़ता है। छतों के खतरनाक किनारों तक। एक पल को पाठक की सांस अटक जाती है कि कहीं कुछ हो न जाए, लेकिन कवि कहते हैं कि उन्हें कोई रस्सी या रेलिंग नहीं बचाती, बल्कि सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत उन्हें थाम लेता है। ये कैसे मुमकिन है? ये मनोविज्ञान का वो स्तर है जिसे हम फ्लो की अवस्था कहते हैं। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो आपका शरीर और मन एक हो जाते हैं। बच्चों को जो चीज़ बचाती है वो सिर्फ एक धागा नहीं है, वो है उनका अपना रोमांच, उनकी एकाग्रता और पतंग के साथ उनका जुड़ाव। पतंग के साथ जुड़ाव। हाँ, पतंग की ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। इसी जुड़ाव के कारण कवि कहते हैं, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। अच्छा। उनका शरीर भले ही छत पर हो, पर उनकी चेतना, उनकी आत्मा, वो पतंग के साथ आसमान में होती है। और जब आप उड़ रहे हो तो गिरने का डर कहाँ रहता है? एक कमाल की इमेज है। मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब घुटने छिलने के बाद अगले दिन खेलने जाने में एक अजीब सी बहादुरी महसूस होती थी। हाँ। जैसे दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो, हमें फर्क नहीं पड़ता। कवि ने उस एक एहसास को पकड़ लिया है और कविता का अंत तो इसी भावना को एक शिखर पर ले जाता है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। यही इस कविता का सार है। हाँ, असली जीत गिरने से बचना नहीं है, बल्कि गिरकर उठना है। और सिर्फ उठना नहीं, और भी निडर होकर उठना है। वो जो खतरनाक अनुभव है वो उन्हें तोड़ता नहीं, बल्कि कह सकते हैं फौलाद बना देता है। उनका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और तब जो होता है वो जादू जैसा है। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पहले बच्चे पृथ्वी पर दौड़ रहे थे, अब ऐसा लगता है मानो पृथ्वी खुद उनसे मिलने के लिए बेचैन है। हाँ, ये ब्रह्मांड का नियम है ना? जो बहादुर होते हैं, जो जोखिम उठाते हैं, दुनिया भी उनका साथ देने के लिए उत्सुक हो जाती है। पृथ्वी का तेजी से घूमकर आना इस बात का प्रतीक है कि जब आप निडर हो जाते हैं तो पूरी कायनात आपकी गति से तालमेल बिठाने लगती है। आप दुनिया को नहीं, दुनिया आपको फॉलो करती है। ये जुझारूपन और लचीलेपन का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो आज हमने आलोक धनवा की पतंग के जरिए सिर्फ पतंग उड़ाने की प्रक्रिया नहीं देखी, बल्कि बचपन की उस बेखौफ मानसिकता को समझा जो हर खतरे को एक खेल समझती है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे प्रकृति बच्चों के सपनों को पूरा करने में एक साथी की भूमिका निभाती है। और ये भी समझा कि ये कविता असल में मानवीय इच्छा शक्ति की कहानी है। ये उस जज्बे की कहानी है जो हर ठोकर के बाद और मजबूत होकर उभरता है और हमेशा आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, चाहे उसके लिए कितने भी खतरनाक किनारों से गुजरना पड़े। सच में आलोक धनवा ने बच्चों के बहाने हम सभी के अंदर सोई हुई उस निडरता को जगाने की कोशिश की है। बिल्कुल सही। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। कविता में बच्चे भादों के अंधेरे के बाद शरद के उजाले का इंतजार करते हैं ताकि वे अपनी पतंग उड़ा सकें, अपने सपनों को आसमान दे सकें। सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने जीवन में
वे कौन सी पतंगे हैं जिनके लिए हम किसी भादों के गुजरने और शरद के आने का इंतजार करते हैं? नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।